आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्री एंड कंपैरेटर एनालिसिस। ये हमारे एनालिसिस और ये लेक्चर एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में शामिल है। इसलिए हम जो बात करेंगे, जो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, वो एंटरप्रेन्योरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्री से मुराद एक टाइप ऑफ बिजनेस है जिसे बहुत सारी फर्म्स अडॉप्ट कर लेती हैं। इसमें एक जैसी प्रोडक्ट्स बनती हैं और एक जैसी सर्विसेज दी जाती हैं। तो उस ग्रुप को, जिसे हम ग्रुप ऑफ फर्म्स कहते हैं, इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे हमारे सामने ये वर्ड्स हैं कि एन इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस सच एज म्यूजिक, म्यूजिक इंडस्ट्री। इसी तरह से पायलट्स एंड योगा स्टूडियोज, सोलर पैनल, ये सब इंडस्ट्रीज जो एक ही प्रोडक्ट बना रही हैं। उन तमाम फर्म्स को जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो इंडस्ट्री है। चैप्टर का दूसरा हिस्सा इंडस्ट्री में मौजूद तमाम उन कंपनीज के बारे में है जो हमारे पैरेलल बिजनेस कर रही हैं। उन्हें हम कंपैरेटर कहते हैं। कंपैरेटर मतलब ये वो लोग हैं जिनको कस्टमर्स हमारी जगह पे चूज करते हैं। ये आर कंपैरेटर्स, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस को मुतासर करने की ताकत रखते हैं। इसके कई ऑब्जेक्टिव्स और कई फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि कंपैरेटर किस तरह से हमारे बिजनेस को मुतासर करने की लायक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस से। इंडस्ट्री एनालिसिस में किसी भी फर्म को ये मालूम होना चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। आप एक खास प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं तो उस सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अपनी इंडस्ट्री की पहचान होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे कुछ फर्म्स को प्रॉब्लम आता है कि उन्हें अपनी इंडस्ट्री पहचानने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो सिर्फ वही फर्म्स होती हैं जिनके अंदर मल्टी डायमेंशनल कारोबार हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट वेरिएशंस ऑफर की जा रही है। लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट के एतबार से अपनी इंडस्ट्री को चूज करते हैं। जिस किस्म की आपकी प्रोडक्ट होगी उसी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक चल रहा होगा और उसी इंडस्ट्री को आप अपनी इंडस्ट्री समझ के उसे एनालाइज करें। तो किसी भी इंडस्ट्री में अपना एनालिसिस करने से मुराद ये है कि आप असल में अपनी इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को देखना चाहते हैं कि आप यहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपके इस पूरे ग्रुप ऑफ बिजनेस में या ग्रुप ऑफ फर्म्स में आपका स्टैंड किधर, आप किधर फॉल करते हैं। हो सकता है कि आप मार्केट लीडर हों, हो सकता है कि आप मार्केट में सेकंड नंबर पे हों, हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो, और पॉसिबल है कि आप बहुत पीछे रहने वालों में हो। तो इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन को समझना और उस पोजीशन की वजह से जो आप पे असरात आते हैं उन्हें समझना, यही इंडस्ट्री एनालिसिस का असल ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है स्टडीइंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को स्टडी करें। इंडस्ट्री में कौन कौन से ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनमें कुछ ट्रेंड्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स होते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रेंड, इन्वायरमेंट से मुराद वो तमाम माहौल है जिस माहौल में आप कारोबार करते हैं। उस माहौल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आए दिन तब्दील हो। जैसे इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी चेंजेस हैं। ये तमाम मोस्ट इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पोटेंशियल रखते हैं कि आपके प्रोडक्ट का बिजनेस को चेंज कर सके। इकोनॉमिक ट्रेंड्स में ओवरऑल जिस कंट्री में आप सर्विस दे रहे हैं उस कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक माशी हालात, इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी किया जाता है कि क्या आपके इस मुल्क में ओवरऑल इनकम्स में इजाफा हो रहा है, रोजगार में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शंस में इजाफा हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, और टैक्सेस के ट्रेंड्स क्या हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है या नहीं। मतलब इस किस्म की चीज़ें, इनके ऊपर हम मुख्तलिफ मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद है सोशल ट्रेंड्स। आपके सोशल ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं सोसाइटी में, या एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, या
या फिर सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ रही है, सोसाइटी में रिलीजियस ट्रेंड्स आ रहे हैं, सोसाइटी में मॉडर्न ट्रेंड्स आ रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो इन ट्रेंड्स का बिजनेस पे बड़ा गहरा असर है। लोगों का असल में जो वे ऑफ लाइफ होता है, उस वे ऑफ लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों से चेंज आता है। उन वे ऑफ लाइफ यानी कि फैशन ऑफ लिविंग लाइफ, उसका आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा। तो इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है कि लोगों का ट्रेंड किस तरफ है, लोग खाने में पे क्या पसंद कर रहे हैं, लोग आजकल पहनने में क्या पसंद करें, मेजॉरिटी पॉपुलेशन खाना किधर खाना चाहती है, होटलिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के इस्तेमाल का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये सोशल ट्रेंड्स हैं। इन सोशल ट्रेंड्स को स्टडी करके हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ सोशल ट्रेंड्स के पॉजिटिव होने पर रन करते हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होती है। आजकल तो आप भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में आए दिन नई चीज़ें लॉन्च की जा रही होती हैं, जैसे नए मोबाइल फ़ोन, नए लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज जो घरों में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, नई नई आती हैं। इंडस्ट्री के अंदर नई मशीन आ रही हैं, नए प्लांट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक और एआई बेस्ड और रोबोटिक्स टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से बिजनेसेस मुतासर होते हैं। एक इसकी मिसाल दे देता हूँ। कंपैरेटर बिजनेस है जो जदीद रोबोटिक टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी प्रोडक्शन दे रहा है, उसकी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होगी, उसकी प्रोडक्ट में ठीक है अच्छा फिनिशिंग देखने को मिलेगा, अच्छा स्टाइल मिलेगा, अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक आप हैं जो आपके पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी अब तक नहीं है, तो इसके मतलब आप मसाइल का शिकार होंगे। एंड पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी चेंजेस, आपके मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली या मुल्क में अमन व अमान की सिचुएशन और मुख्तलिफ कवानीन की जो चेंजेस होती हैं उनको रेगुलेटरी चेंजेस कहते हैं। तो कम हुकूमत एफपीआर में चेंजेस लेके आती है, टैक्स पेमेंट्स में चेंजेस लेके आती है, और मुख्तलिफ किस्म के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनमें चेंजेस लेके आती है। फाइनेंशियल मैटर्स पे, टैक्सेशन पे, बजट्स पे मुख्तलिफ किस्म के कवानीन पास किए जाते हैं। तमाम एनवायरमेंटल ट्रेंड्स हैं जिनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में आने वाले इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स का बहुत डीपली मुताला करना पड़ेगा, डीपली स्टडी करना पड़ेगा। एक बिजनेस ट्रेंड होता है, एनवायरमेंटल ट्रेंड के बाद बिजनेस ट्रेंड है। बिजनेस ट्रेंड ये एनवायरमेंटल ट्रेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म इन सम इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीजिंग ability to outsource manufacture or service function to lower cost foreign labor markets, while firms in the industries do not share this advantage. एक एक फर्म है जो अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज या लेबर एडवांटेज हासिल करने के लिए अपने काम का कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर देते हैं उन मार्केट्स में जो लोअर कॉस्ट मार्केट हैं, जैसे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान या बांग्लादेश है, या और भी एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आमतौर पे लेबर में कम पे किया जाता है, लोअर कॉस्ट पे काम करवा लिया जाता है। तो ये बिजनेस का आने वाला चेंज है। लेकिन कोई दूसरी फर्म ऐसी है जो ये फायदा नहीं उठा पा रही, तो दोनों के अंदर एक बिजनेस का, एक कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। हमें बिजनेस ट्रेंड्स भी देखने के लोग बिजनेस किस तरह कर रहे हैं। एक बिजनेस एक तरह से मार्केटिंग कर रहा है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, और दूसरा नहीं कर रहा, तो उसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। तो बिजनेसेस के आने वाले जो ट्रेंड्स हैं उनको भी देखा रहता है। इन सिमिलर फैशन, firm in some industries are able to move customer procurement and service functions online at considerable cost saving, while the firms in other industries are not able to capture this advantage. अब हमें देखना है कि मिसाल के तौर पे एक फर्म ने अपनी प्रोक्योरमेंट का, अपनी परचेजेस का, अपने रॉ मटेरियल्स की मूवमेंट और परचेजेस का जो कुछ हिस्सा है वो उन्होंने ऑनलाइन पे शिफ्ट कर दिया, उससे उनको अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग हो रही है। और दूसरी फर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में वो नहीं कर पा रही। तो ये एक बिजनेस का डिफरेंस है, और इस बिजनेस डिफरेंस से आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी हो सकता था, और अगर आप नहीं बेनिफिट ले पाए तो इट्स कॉस्टली टू मैनेज। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो ट्रेंड्स बिजनेस में आते हैं, इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम चीज को डिस्कस कर रहे हैं। आगे है जी 5 फोर्सेस मॉडल। इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स, बिजनेस ट्रेंड्स के बाद, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 5 फोर्सेस मॉडल। ये असल में उसी ट्रेंड्स का ही हिस्सा है जिसको हम यहाँ स्टडी करने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना एक मोर डिस्कस्ड 5 फोर्सेस मॉडल है, जो माइकल पोर्टल एक प्रोफेसर हैं उनकी तरफ से ही पेश किया गया था, और इकोनॉमिक स्टडीज में इसका बड़ा रोल है।
और बिजनेस की प्रैक्टिकलिटी में भी इसका बड़ा रोल है, इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। तो फाइव फोर्सेस बिजनेस मॉडल जो है वो पेश किया था प्रोफेसर माइकल पोर्टर ने, जिसमें उन्होंने पांच फोर्सेस का जिक्र किया कि इंडस्ट्री में पांच फोर्सेस होती हैं, जिन फोर्सेस को हम ये समझते हैं कि ये इनको मैनेज करना, इनको स्टडी करना बहुत जरूरी है। पांच में सबसे पहले नंबर पे होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, राइवलरी अमंग एक्जिस्टिंग फर्म्स, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो ये पांच फोर्सेस हैं जिनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। इनमें जो मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो रियलिटी है माइकल पोर्टर की तरफ से। पांच चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट किया गया है, आपस में जोड़ा गया है, इनका आपस में ताल्लुक है। तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? किसी मुतबादिल के आने का खदशा। आप एक बिजनेस लॉन्च कर देंगे, वो बिजनेस चलेगा, बिजनेस रन करेगा, आप तब तक बहुत अच्छे रहेंगे जब तक कि कोई उसका मुतबादिल नहीं आ जाता। जब उसका मुतबादिल आ जाएगा, लोग उसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक मेडिसिन आती है, एक बुखार की, एक फीवर की या इन्फेक्शन की कोई गोली या इंजेक्शन टैबलेट वगैरह मिलती है। आप उसको प्रोमोट करते हैं, उसे डॉक्टर्स तक पहुंचाते हैं, डॉक्टर्स उसको देखते हैं कि ये एक अच्छा फार्मूला है और अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, तो उसको रिकमेंड किया जाता है। लेकिन उसके बाद कोई एक दूसरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ जाती है, तो वो फार्मास्यूटिकल फर्म आ जाती है और वो फर्म उसी फार्मूले की एक अच्छी मेडिसिन तैयार, तो वो एक अब सब्स्टिट्यूट आ चुका। अब वो सब्स्टिट्यूट आएगा तो उसको भी चेक किया जाएगा। अगर वो एक ज़्यादा इफेक्टिव या एफिकेसी रखने वाली मेडिसिन हुई तो इसका मतलब है कि रिकमेंड उसको किया जाएगा। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट आता है आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी हैं जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर होते हैं, क्लोज भी होते हैं। तो हर किस्म की इंडस्ट्री में सब्स्टिट्यूट्स मौजूद होते हैं, हर प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद होता है। The extent to which substitutes suppress the profitability of industry depend on on the propensity of buyers to substitute alternatives. अब कितनी जल्दी से कस्टमर्स उसको कबूल कर लेंगे और कितनी जल्दी से स्विच कर जाएंगे, ये डिटरमिन करेगा इस बात को कि आपका जो कारोबार है, आपका जो प्रॉफिट है वो कंसिडरेबल वे में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे कस्टमर्स बहुत जल्दी स्विच कर सकते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्विच करना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी रेस्टोरेंट को स्विच करना बहुत आसान है, और किसी भी ऐसे बिजनेस जहाँ सब्सक्रिप्शन चल रही हो वहाँ पे स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुख्तलिफ बिजनेसेस में मुख्तलिफ किस्म की सब्स्टिट्यूशन होती है और सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। न्यू एंट्रेंट्स कौन? ये वो लोग हैं जो सेम आपके वाला कारोबार कर रहे हैं, आपके वाली प्रोडक्ट कर रहे हैं, और वो मार्केट में नए आते हैं। हो सकता है वो सब्स्टिट्यूट भी हो जाए, हो सकते हो, या फिर आपके कंपैरेटर भी हो, क्लोज कंपैरेटर भी हो सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट की शक्ल में भी आ सकते हैं। वो एक न्यू एंट्री है। अब जब न्यू एंट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में सप्लायर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। जैसे ही सप्लायर्स की तादाद में इजाफा होता है, कस्टमर उस इसकी पावर में इजाफा हो जाता है, कस्टमर के पास चॉइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर आपको सरवाइव करना, आपको अपना बिजनेस अचीव करना, निकालना थोड़ा सा मुश्किल महसूस होता है। और यहाँ पे फिर हमें देखना पड़ता है कि हम क्या किसी नए बिजनेस की एंट्री के लिए बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। बैरियर्स क्या है? रुकावटें खड़ी कर कि नए बिजनेसेस ना आए, यानी कि उनके लिए अट्रैक्शन खत्म करते हैं। अगर आप अट्रैक्शन खत्म कर देंगे तो बैरियर्स ऑफ एंट्री हो जाएंगे। अब कुछ बैरियर्स ऑफ एंट्रीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि अगर लार्ज कंपनीज इकोनॉमीज हासिल करनी है, आपने लार्ज यानी कि बड़े पैमाने पे बचत करनी है, आपने कॉस्ट को बहुत कम करना है, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना पड़ेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करना, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना। जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड हो जाती है। उससे क्या होगा कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी, आपकी जो एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट है वो कम। ये कॉस्ट एक बैरियर टू एंट्री बनेगा किसी नई इंडस्ट्री के लिए, किसी नई फर्म के लिए जो इंडस्ट्री में आ रही। तो जब वो आएंगे तो उनके पास अगर वैसा इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना हुआ तो वो आपको कॉस्ट में बीट नहीं कर सकेंगे। ऐसा होगा
कि जब वो मार्केट में एंटर होने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी कॉस्ट के कम होने की बुनियाद पे प्राइसेस को डिक्रीज कर देंगे, जैसे मोनोपोलिस्ट करते हैं। तो मोनोपोलिस्ट या मोनोपोलिस्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा ही होता है, वहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्टिंग फर्म्स इस्तेमाल कर रही होती है, इसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम होती है। जैसे ही कोई नई फर्म आती है तो वो क्या करते हैं, अपनी जो मार्केट प्राइस है उसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब नई मार्केट प्राइस पे, जो लोअर मार्केट प्राइस है उस पे पुराना जो फर्म है वो तो मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेगा, लेकिन जो नई फर्म आएगी उसके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। वो क्या करेंगे कि जब वो बनाना शुरू करेंगे कॉस्ट ज्यादा हो, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट अभी नहीं लगी, उनके पास बैरियर्स हैं कि वो ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा कम कर सकते। तो कम प्राइसेस जब वो मार्केट में देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उन्होंने प्राइसेस बहुत कम कर दी हैं, तो वो उसको फेस नहीं कर सकेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आते ही ख़त्म हो जाएगी, लॉसेस में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा वे है किसी भी नए बिजनेस को मार्केट में आने से रोकने का, कि जैसे ही आपको पता चले कि कोई नया एंट्रेंट आने की कोशिश कर रहा है तो आप फॉरेन प्राइसेस को नीचे गिरा दें। जब वो एंटर करेगा तो उसके बाद वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेगा। सो अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेगा तो उसका मार्केट में एंटर होना या सर्वाइव करना मुश्किल होगा। दूसरे नंबर पे है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाएं तो आप न्यू एंट्री को रोक सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं, आप तो जानते हैं, पेप्सी कोला है, कोका कोला है, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। तो अगर पेप्सी कोला और कोका कोला कंपनी को देखें तो ये बड़े क्लोज किस्म के ब्रांड है। प्रोडक्ट इनोवेशन लेके आना ये एक ऐसी चीज है जो इन दोनों में डिफरेंस ला सकती है, और कोका कोला के बारे में आपने देखा है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके खुद को प्रोमिनेंट करने की कोशिश की। और पेप्सी कोला अब उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके आप अपनी जगह जगह को बचा सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनीज हैं, मुख्तलिफ कंज्यूमर आइटम्स हैं जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बुनियाद पे आगे बढ़ती हैं और उसी की बुनियाद पे अपनी मार्केट को बचा पाती हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, आप कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्रिएट को भी एंट्री टू बैरियर में ला सकते हैं। अगर किसी बिजनेस को देखें कि वो जाइंट बिजनेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर टू एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे जेट्स बनाने की इंडस्ट्री है, और इसी तरह से मुख्तलिफ बड़े बिजनेस और बड़ी महंगी चीजें बनाने वाली इंडस्ट्रीज है जिनकी जिनका स्टार्टअप की वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो एक इंडस्ट्री रिलेटेड, एक बिजनेस रिलेटेड एंट्री टू बैरियर, बैरियर टू एंट्री कहलाता है। अच्छा, एक और चीज है बैरियर टू एंट्री, वो है कॉस्ट एडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। साइज जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि लार्ज स्केल ऑफ जो इकोनॉमी जो लार्ज स्केल है, इसमें आप बड़े साइज में बिजनेस करते हैं जिसमें कॉस्ट कम कर पाते हैं बड़े साइज की वजह से। एक तो वो आपका एडवांटेज होता है, लेकिन यहाँ पे एक और कॉस्ट एडवांटेज है जो साइज की वजह से नहीं है, वो बिजनेस के साइज की वजह से नहीं, बल्कि entrenched competitor may have cost advantage not related to size that are not available to new entrants। जो जो साइज बेनिफिट्स होता है वो नए एंट्रेंट्स को तो हासिल नहीं होता। पुराने लोग जो है वो कुछ और भी कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर रहे होते हैं। वो क्या है, दीज एडवांटेज आर ग्राउंडेड इन द फर्म्स हिस्ट्री। आपको कुछ और भी एडवांटेज हासिल है, वो कौन सा है, हिस्ट्री का है। फॉर एग्जांपल द एग्जिस्टिंग कंपैरेटर इंडस्ट्री में हैव परचेज लैंड एंड इक्विपमेंट इन द पास्ट व्हेन द कॉस्ट वर फार लेस देन न्यू एंट्रेंट वुड हैव टू पे फॉर द सेम एसेट। यानी कि उन्होंने पुराने दौर में काम शुरू किया था, उनके पास लैंड परचेज की हुई है, उनके पास बिल्डिंग्स क्रिएट की हुई हैं, उन्होंने इक्विपमेंट खरीद के पहले से रखा हुआ है, जो उन्होंने पिछले जमाने में खरीद के रखा था वो सस्ता है। खास तौर पे आप लैंड पे तो कोई बात नहीं कर सकेंगे कि वो पुरानी हो गई, लैंड तो लैंड है। इसलिए अगर उन्होंने पुराने जमाने में लैंड खरीदा था तो उनके पास अब वो लैंड है जिसके ऊपर वो आराम से एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, नई कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, नया कारखाना भी कर सकते हैं। और जो न्यू एंट्रेंट होगा उसे तो आज की प्राइस पे करनी पड़ेगी, इसलिए हो सकता है कि वो इस कैपिटल रिक्वायरमेंट का मुकाबला ना कर पाए। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है कि जो पुराना बिजनेसमैन होता है वो ऑलरेडी मार्केट में स्टैब्लिश हो चुका होता है, किस बुनियाद पे कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या तो खुद क्रिएट किए हुए होते हैं, या फिर वो पुराने जो बिजनेस चैनल्स हैं उनके साथ मुआहदे करके एग्रीमेंट्स करके चल रहा होता है, सप्लायर्स के साथ और एजेंट्स के साथ, डीलर्स के साथ, होलसेलर और रिटेलर्स के साथ। तो पहले से मार्केट में उसकी जगह बनी हुई है। अब जैसे ही नया आएगा तो उसको मार्केट में पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को
अडॉप्ट करे या उनको क्रिएट करें ना इस तरह से, इट विल बी मच मच लार्जर कॉस्टली फॉर इट कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल न्यू क्रिएट करें। अगर पुराने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को चलाना चाहेंगे तो उनके तो एग्रीमेंट्स होंगे, वो आपको जल्दी इजी वे नहीं देंगे कि आप आगे बढ़ सकें। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट में अपनी जगह बनाना नए बिजनेस के लिए। गवर्नमेंट एंड लीगल बैरियर्स, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी बैरियर क्रिएट हो जाते हैं जिसमें नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे सच एज बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये गवर्नमेंट की तरफ से बैरियर्स हैं। तो इंडस्ट्री सच एज बैंकिंग एंड ब्रॉडकास्ट, इन सबको तो एक अथॉरिटी लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर लाइसेंस के बगैर आप काम कर। तो फूड्स में भी ऐसा हो सकता है, सैनिटेशन में भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको लाइसेंसिंग पे ले जाए। तो ये लाइसेंसिंग हासिल करना ये भी एक बैरियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले इन्हीं बैरियर्स को हम एक थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल वे में भी देखते हैं कि कुछ नॉन ट्रेडिशनल किस्म के बैरियर टू एंट्री भी होते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट टीम, एक ऐसा बैरियर जो एक कंपनी के पास है और दूसरी कंपनी जो नया स्टार्ट होने जा रही है उसके पास नहीं। तो ये भी एक बैरियर टू एंट्री हो सकता है। नए स्टार्टअप में बड़े अच्छे काम के मैनेजमेंट टीम मेंबर्स क्या एम्प्लॉयज होना बहुत मुश्किल होता है। और जो पुराने होते हैं वो मार्केट में चूंकि पहले से बैठे हुए हैं, उनके पास बहुत जबरदस्त किस्म के वर्कर्स होते हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की मैनेजमेंट सेटिंग होती है और टीम बनी हुई होती है, वो मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये भी एक बैरियर टू एंट्री है एक नए फर्म के लिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर चुकी हैं। जब फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल हो चुका होता है, लोग वहां पे सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, लोग वहां पे आ चुके हैं, लोग वहां पे खास सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है वहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो मार्केट पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो इंडस्ट्री पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोग आपके साथ जुड़ गए और आपने उनको वक्तन फवक्तन इनोवेशंस के साथ जोड़े रखा। अब कोई नया आएगा तो उसको नए को उस फर्स्ट मूवर एडवांटेज को खत्म करना बहुत मुश्किल होगा। आमतौर पे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस होते हैं वहां पे आप जितने कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन में ले आते हैं वो आपके फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से आपके पास आ रहे हो। जो सेकंड फर्म है वो उन कस्टमर्स को हासिल नहीं कर पाएगी या उसमें बहुत देर लगेगी उन कस्टमर्स की सब्सक्रिप्शन को पहले वाली को कैंसिल करवा के उसे अपनी तरफ स्विच ऑन करना। पैशन ऑफ मैनेजमेंट टीम एंड एम्प्लॉयज, कुछ पुरानी कंपनीज होती हैं, इनकी हिस्ट्री होती है, जिनका काम करने का स्टाइल और काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने जज्बे के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, एम्प्लॉयज अपने फ्यूचर के लिए and अपनी फर्म को बचाने के लिए बहुत जज्बे से, बहुत यूनिक वे से काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से नई इंडस्ट्री को आने में मसाइल होते हैं, वो नई इंडस्ट्री नई फर्म को इंडस्ट्री में आने से रोक रहे होते हैं। अपने जी जान लगा के, अपना एक्स्ट्रा वर्क लगा के, एक्स्ट्रा टाइम दे के, चीज़ों को नए सिरे से प्लान करके वो टफ टाइम देते हैं किसी भी नई एंट्री को ताकि वो कामयाब ना हो पाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये काम हुआ कामयाब हो गए तो हमारे लिए बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, और अगर बिजनेस के लिए प्रॉब्लम आएगा तो अल्टीमेटली उसका असर एम्प्लॉयज पे होगा। यूनिक बिजनेस मॉडल, आपके पास एक बिजनेस मॉडल है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। आपके पास नेटवर्क है, आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास कुछ और एडवांटेजेस हैं, मॉडल ऑफ वर्किंग बहुत यूनिक किस्म का आपका। तो इसको दूसरों के लिए बनाना, स्टार्ट करना, चलाना नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बैरियर टू एंट्री है फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। अगर आपका बिजनेस का मॉडल बड़ा डिफरेंट है, आपके सप्लायर के साथ ताल्लुकात, कस्टमर्स के साथ ताल्लुकात, आपके कंपैरेटर और गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात, अगर ये चीज़ें बड़ी स्ट्रांग हैं तो नए एंट्रेंट को आने में बहुत देर लगेगी। इंटरनेट डोमेन नेम, कुछ बिजनेसेस को इंटरनेट पे ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए अपनी डोमेन रजिस्टर करानी होती है, तो वहाँ भी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो इंटरनेट डोमेन नेम जो होती हैं जो ऑन, यानी कि जब आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है उस वक्त आपको नाम चाहिए होते हैं और वो नाम आपको नहीं मिल रहे होते। तो वो नाम जो आप चाह रहे होते हैं वो नाम पहले से किसी और कोई इस्तेमाल कर। इन्वेंटिंग अ न्यू अप्रोच टू एन इंडस्ट्री एंड एग्जीक्यूटिंग द आइडिया इन एन एग्जाम्पलरी फैशन, आपको क्या करना चाहिए कि नए अप्रोच में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेंट्री इनोवेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मुख्तलिफ किस्म के ऐसे फैशन सेट करके बैठे हैं जो दूसरों के पास में ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। आप एक ऐसा प्रोडक्ट
इनोवेशन लाने के माहिर हैं, आपके पास एक ऐसी इंडस्ट्री है, आपके पास ऐसे आइडिया क्रिएटर लोग बैठे हैं जो नए आने वालों के पास नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर टू एंट्री। तो कुछ हमने ट्रेडिशनल बैरियर टू एंट्री पढ़े हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल बैरियर टू एंट्री पढ़े हैं। इन दोनों बैरियर टू एंट्री को हम देखेंगे तो हम ये साबित कर सकेंगे कि कोई नया कंपैरेटर मार्केट में हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ। डिजिटल एनालिसिस में हमें मजीद क्या देखना है जी, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल में राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स, राइवलरी कहते हैं मुकाबला, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन क्या है। तो जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कंपटीशन में जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पे कंपटीशन पायरेट्स किस्म का प्राइसेस के ऊपर हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट बहुत नीचे चला जाएगा, कि आपको बहुत ज्यादा प्राइसेस गिरानी। राइवलरी प्राइसेस की बुनियाद पे भी होती है, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन और क्वालिटी की बुनियाद पे भी होती है, लेकिन अगर प्राइसेस पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाए तो वो फर्म्स के लिए बड़ा डैमेजिंग होता है, फर्म्स को अपने प्रॉफिट बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे आपके बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग, उसमें बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। 4 किस्म के प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि क्या राइवलरी बड़ी इंटेंस किस्म की है, फायरिंग किस्म की है, या फिर हल्की फुल्की राइवलरी, राइवलरी मुकाबला या एक दूसरे के खिलाफ लड़ना। तो ये किस किस्म का सब कंपटीशन पड़ा हुआ है या बिल्कुल हल्का सा कंपटीशन पड़ा हुआ है, 4 चीजें हैं जो इसको डिटरमिन करें। पहला है नंबर एंड बैलेंस ऑफ कंपैरेटर्स। सबसे पहले तो ये देखें कि कितनी फर्म्स हैं जो आपस में कंपटीशन में है, द लार्ज नंबर ऑफ कंपटीशन। अगर आपके पास कंपटीटर बहुत ज्यादा है, इट इज मोर लाइकली टू वन एंड मोर विल ट्राई टू गेन कस्टमर्स बाय कटिंग प्राइसेस। ज्यादा है तो आपको नजर आएगा कि कुछ लोग प्राइसेस की कमी की बुनियाद पर कस्टमर्स को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइस कटिंग जो है ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है दूसरी फर्म्स के लिए, जो प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मुकाबला करने के काबिल नहीं होते। और इसका इफेक्ट सब पे होता है, सबकी प्राइसेस गिर जाती हैं, सबके प्रॉफिट्स गिरते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा फर्म्स हुई तो फिर प्राइस कंपटीशन होना ऑब्वियस है। डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स। अब कंपटीशन में ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जो बहुत क्लोज कंपैरेटर हैं, जैसे पेप्सी और कोका कोला। और कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिसमें कंपटीशन होता है लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होता है। अगर तो डिफरेंस ज्यादा है तो राइवलरी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, अगर डिफरेंस बहुत कम है तो राइवलरी बहुत ज्यादा गहरा असर करेगी। तो हमें देखना होता है कि हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं उससे मिलते जुलते बिजनेसेस और कितने हैं और उनके अंदर पावर कितनी है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री। राइवलरी में ये भी देखना होता है कि हमें इंडस्ट्री में ग्रोथ नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही। अगर इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रही है जिसमें सब सारी फर्म्स को फिर फायदा हो, अगर तो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है फिर हमें राइवलरी शायद ज्यादा फील ना हो, अगर नए कस्टमर ऐड हो रहे होंगे, हर एक को अपना अपना कस्टमर मिल रहा होगा। लेकिन अगर स्लो ग्रोथ इंडस्ट्री है और उसमें कोई खास तेजी से कोई इजाफा नहीं हो रहा, कस्टमर्स बढ़ नहीं रहे और प्राइसेस लो हो रही हैं, तो वहां पे बिजनेस करना बहुत। फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो फास्टली ग्रो कर रही थी वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वहाँ प्राइस कटिंग कम होती है, तमाम फर्म अपना अपना हिस्सा आसानी से हासिल कर रही होती है। लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट। जब राइवलरी होती है तो राइवलरी में जो सबसे चीज हैवी है या जिसे कह सकते हैं कि जो हराने की काबिलियत रखती है एक दूसरे को, वो फिक्स कॉस्ट है। एक फर्म ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगा के आ जाती है और दूसरी फर्म की फिक्स कॉस्ट बहुत कम होती है और वो भी बिजनेस ले रही है। फर्म दैट हैव हाई फिक्स कॉस्ट मस्ट सेल एट हायर वॉल्यूम। उनको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, उनको ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा होगा फिक्स कॉस्ट की वजह से, वो प्रॉफिट्स गेनिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर ब्रेक इवन मिल गया फिर तो उसके बाद प्रॉफिट। तो अगर एक फर्म की फिक्स कॉस्ट कम है तो और दूसरे फर्म्स की ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा है उसके लिए फायदा होगा, मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल है। प्राइमरी डिसाइड करती है हमारा फ्यूचर क्या होगा कंपनी। जैसे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स। सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर। सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें रॉ मटेरियल फराहम करते हैं, जो हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल टूल या मशीन या एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स, या फिर आप कह सकते हैं मुख्तलिफ मनी सप्लायर्स, ये सब हमारे सप्लायर। If a supplier reduces the quality of component supply, the quality of finished product will suffer. तो manufacturer will eventually have to lower its price. अगर आपका सप्लायर आपको मुतासिर कर रहा है तो आपकी प्राइसेस पे असर पड़ेगा, आपकी प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे असर पड़ेगा।
सप्लायर अगर पावरफुल हुए तो वो आपकी इंडस्ट्री को हिला देंगे, आपको जो प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे वो प्रोडक्ट आपके लिए हासिल करना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सप्लायर कंसंट्रेशन, अब इसमें हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर असर आता है मुख्तलिफ सप्लाई टैक्टिक्स का, जिसे आप कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ सप्लायर मुतासर हो सकती है, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। Supplier concentration. When there are only few suppliers to provide a critical product to a large number of buyers, the supplier has an advantage. आमतौर पे ऐसे ही होगा अगर suppliers की तादाद बहुत कम हो और buyers की तादाद बहुत ज्यादा हो, तो supplier अपना असर दिखाते हैं, वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, अपनी प्राइसेस में मर्जी कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्विचिंग कॉस्ट, अगर तो फिक्स कॉस्ट जो है वो बायर्स के लिए बहुत ज्यादा है कि वो किस तरह से अपने सप्लायर को चेंज करे, तो वहां भी सप्लायर के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। जैसे आप किसी जगह पे सब्सक्रिप्शन करके किसी सप्लायर के कस्टमर बने थे, तो उस सब्सक्रिप्शन को फिर चेंज करना पड़ता है, वो सब्सक्रिप्शन वेस्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट स्कूल, जिसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ पे एडमिशन फीस और मुख्तलिफ फीसेज ऐड यानी कि वो सबमिट करके आपने एडमिशन लिया था। तो अब जब आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो आपकी सिर्फ मंथली फीस चेंज होगी, आपको नए सिरे से एडमिशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, आपको नए सिरे से मतलब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो आप पहले वाली तो आपने दी थी वो सब वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए फिर आप कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, इसलिए लोग सप्लाई चेंज करते हैं। अगर ऐसा इस किस्म का सप्लायर हो जिसको आप अपना मुख्तलिफ अमाउंट्स एंडोव करके या मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन फीसें या एडमिशन फीसें या फिर आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट कॉस्ट बेयर करके आप हासिल करते हैं, तो उस सप्लायर को आप बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे और वो सप्लायर बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और वो फिर आपके साथ वही डील्स करेगा जिसमें वो आसान, उसके लिए आसानी होगी और आपके लिए प्रॉब्लम। उसके बाद है अट्रैक्शन, अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स की अट्रैक्शन क्या है? मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूट होते हैं जिसके अंदर सप्लायर के अंदर पावर होती है। अगर तो अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूट है, प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी है, जो आपके सब्स्टिट्यूट के पास ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आ रही है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि आप इसको चेंज कर पाए। तो अगर तो नए नए सप्लायर्स आ रहे हैं और नए नए सब्स्टिट्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, उनकी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, तो सप्लायर की पावर या सब्स्टिट्यूट की पावर गिर जाएगी। और अगर अट्रैक्शन नहीं है, सेम चीजें ही आ रही हैं, तो फिर अट्रैक्शन और फिर सप्लाई के पास पावर बरकरार है। थ्रेट ऑफ पावर इंटीग्रेशन, अब पावर इंटीग्रेशन क्या है कि सप्लायर की पावर इन्हेंस हो सकती है अगर एक पॉसिबिलिटी हो कि सप्लायर एंटर इन द बायर्स इंडस्ट्री, खरीदने वाले की इंडस्ट्री के अंदर अगर वो मुआयदा कर ले। जैसे एक कंपनी है, रॉ मटेरियल बेचती है किसी कस्टमर, और उसने कस्टमर कंपनी के बहुत सारे शेयर्स परचेज कर लिए। तो जब इंडस्ट्री उस कस्टमर बिजनेस के बहुत सारे शेयर परचेज करेगी, तो उनके बाइंग डिसीजन पर फिर वो असरअंदाज हो सकती है, वो सप्लायर अपने बायर पे असरअंदाज हो। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी पावर में इजाफा हो गया, सप्लायर की पावर में इस तरह से पावर इंटीग्रेशन की तरह से इजाफा। पावर इंटीग्रेशन सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, और एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है जो हम इसके अंदर आगे डिस्कस करेंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स भी कई बार इंटीग्रेशन करते हैं, इसे आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या है? बायर्स कौन है? कस्टमर्स हैं, इनके पास भी कुछ एक पावर होती है कि वो कितनी जल्दी से चेंज कर पाते हैं, कितनी जल्दी से स्विच कर पाते हैं, प्राइसेस पे कितना ज़्यादा वो बार्गेन कर पाते हैं। अगर बायर्स की तादाद मार्केट में बहुत ज़्यादा हो तो, और सप्लायर्स की तादाद मार्केट में बहुत ज़्यादा हो और बायर्स की तादाद थोड़ी हो, तो बायर्स फिर अपनी मर्जी से प्राइसेस में तब्दीली ला सकते हैं। तो वहां पे फिर सप्लायर्स की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं जो बायर्स की जो पावर है उसको डिसाइड करती है। वो है बायर ग्रुप कॉन्सेंट्रेशन। इफ द बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, अगर बायर्स हैं जो एक जगह पे इकट्ठे हैं, मीनिंग दैट देर आर ओनली अ फ्यू लार्ज बायर्स, बस थोड़े से बायर्स हैं, बड़ी बड़ी मिकदार में वो बाइंग करते हैं, एंड दे बाय फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर, और सप्लायर्स की तादाद उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले ग्रुप्स कम है, तो इससे बायर के पास पावर आ जाएगी और वो प्रेशराइज करेगा सप्लायर को कि वो कॉस्ट कम करे। बायर्स कॉस्ट, और किसी बायर को हासिल करना भी एक पे भी कॉस्ट खर्च करनी पड़ सकती है।
जब आप बायर को कॉस्ट लगा के अपने पास लाते हैं तो बाद में आप बायर्स को जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप उसे जाने नहीं देंगे। यानी कि आपने हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके या एडवर्टीजमेंट करके आपने बायर्स को हासिल किया, या फिर आपने उनके साथ बहुत अच्छा मुआहदा करके उनको हासिल किया, उसके ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किस्म के जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करके उनको हासिल किया, कमीशन देके आपने बायर्स को हासिल किया। तो बायर्स की जो कॉस्ट होती है वो आपको मुतासिर करती है कि आप बायर्स को ना छोड़ें, इससे बायर स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपने उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट लगाई, अगर बायर के ऊपर ज्यादा कॉस्ट ना लगी हो तो फिर बायर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट्स। अब आपकी प्रोडक्ट सप्लाई की जो प्रोडक्ट है क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है, एक जैसी है? अगर तो स्टैंडर्डाइज है, एक जैसी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, फिर तो बायर्स के लिए चेंज करना बहुत आसान है। तो अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फिर बायर की पावर कम हो जाएगी, सप्लायर की पावर ज्यादा हो जाएगी। सप्लायर अपना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बायर को ऑफर कर सकेगा। तो अगर एक बायर है जो कि एक स्टैंडर्ड और अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट फ्रॉम अ सप्लायर खरीद रहा है, such as corn seed that goes into a softened market, can play one supplier against another। अगर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं बतौर बायर, तो आप अगर एक एक जगह से अच्छी प्राइस नहीं मिल रही तो आप दूसरे से ले लेंगे कि ये तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, एक जैसी हैं, चाहे नाम डिफरेंट है, ब्रांड नेम डिफरेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बायर्स क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर जाते हैं, दूसरों की तरफ चले जाते हैं। थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मैंने आपको थोड़ी पहले जिक्र किया कि बायर्स भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, वो सप्लायर्स को खरीद लेते हैं। अगर बायर्स कंपनी ने सप्लायर कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए तो इससे सप्लायर कंट्रोल में आ जाएगा और इससे बायर की ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने रॉ मटेरियल परचेज करने वाले, सप्लाई करने वाले, कंपोनेंट सप्लाई करने वाले, स्पेयर पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनियों को परचेज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी पावर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। अब हम फर्म्स में अगर देखें, ये जो फाइव फोर्सेस मॉडल है, क्या इसका कोई फायदा भी हासिल हो सकता है कि नहीं? डिटर्मिनिंग द अट्रैक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री यूजिंग द फाइव फोर्सेस मॉडल। फाइव फोर्सेस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए इन पांचों को आप लाइन अप करें और उसके बाद फिर देखें इनका थ्रेट कैसा है। सब्स्टिट्यूट का थ्रेट लो है, मीडियम है, हाई है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है, मीडियम है, हाई है। राइवलरी जो है वो एग्जिस्टिंग फर्म हाई है, लो है या मीडियम है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स लो है, मीडियम है या हाई है। तो कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्ट करें, क्या करना है आपने इस मॉडल को बनाने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए? सिलेक्ट एन इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करें जिसके साथ आप जिसके अंदर ये एनालिसिस करेंगे। डिटरमाइन द लेवल ऑफ थ्रेट टू इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फोर्सेस। अगर प्रॉफिटेबिलिटी को कम खदशा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मुतासर नहीं होगी, तो लो पे टिक करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मुतासर होगी किसी भी पावर की वजह से, फोर्स की वजह से, तो मीडियम। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी जो है इन किसी भी वजह से अगर ज्यादा मुतासर हो तो फिर हाई पे टिक करते हैं। यूज द टेबल टू डेवलप एन ओवरऑल फील ऑफ अट्रैक्शन ऑफ। अगर आप लो 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 यानी कि 500 पे लो जाए तो फिर आप समझ कि इंडस्ट्री में ज्यादा आपको मुतासर करने की ताकत नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि इसमें हाई वाला फिगर ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यूज द टेबल टू आइडेंटिफाई द थ्रेट दैट आर मोर ऑफन रेलेवेंट टू इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। फिर इस टेबल को इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना है, इसे हमें स्टार्ट करना है या स्टार्ट नहीं करना है, या आगे बढ़ाना है या आगे नहीं बढ़ाना। तो यहाँ तक हमने इंडस्ट्री एनालिसिस में मुख्तलिफ इंडस्ट्री ट्रेंड्स, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स और फाइव फोर्सेस मॉडल, इसको हमने डिस्कस किया। तो हमें मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन भी इस इंडस्ट्री एनालिसिस का हिस्सा बनाने हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 1, इज द इंडस्ट्री अ रियलिस्टिक प्लेस फॉर अ न्यू वेंचर टू एंटर? हमें सवाल का जवाब चाहिए कि क्या इस इंडस्ट्री में एक नया वेंचर, एक नया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? तो हमें अपने फोर्सेस मॉडल से ये चीज़ें आंसर में मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी डू एंटर द इंडस्ट्री, कैन आवर फर्म डू अ बेटर जॉब देन इंडस्ट्री एज अ होल इन अवॉइडिंग और डिमिनिशिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फोर्सेज दैट सप्रेस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी? क्या हम इस अगर इंडस्ट्री में दाखिल हो गए तो क्या हम कोई अच्छा काम कर पाएंगे जिससे जिसकी मदद से हम इन तमाम फोर्सेस को जो हमने भी डिस्कस किए हैं इनको हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे असरअंदाज होने से रोक सकें? Is there a unique position in the industry that avoids or diminishes that forces that suppress industry profitability? कि आपके पास कोई ऐसी पोजीशन होगी इंडस्ट्री में जो आप इंडस्ट्री के मुख्य फैक्टर्स को दबा सकें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बचा सकें? Is there a superior business model that can be put in the place that could be hard for industry and incumbents
डुप्लीकेट, आपके पास का कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप अपने कंपैरेटर्स, अपने राइवलरी के साथ लगा के अपना बिजनेस को बचा सकें और अपने बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस करने की, बिजनेस को स्टार्ट करने की। उनमें हम कुछ इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं, जैसे इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री वो होती है जो बिल्कुल नई स्टार्ट हो रही। आमतौर पे एंटरप्रेन्योर्स का जो फील्ड है वो यही है कि एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा नई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। एक इंडस्ट्री कहलाती है फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और तकरीबन एक साइज के हों और मिल के यानी कि बराबर का कारोबार कर रहे हों। तो ये फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एक जैसी है लेकिन बिखरी हुई है। तो उसमें कंसोलिडेशन करके आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री को जोड़ के एक बड़ी इंडस्ट्री बना के अपना काम चला। एक मेच्योर इंडस्ट्री होती है। मेच्योर इंडस्ट्री क्या है? स्लो इंक्रीज इन डिमांड्स की डिमांड में इजाफा कोई नहीं हो रहा होता। न्यूमरस कस्टमर, रिपीट कस्टमर आते हैं, पुराने कस्टमर। मेच्योर इंडस्ट्री से कहते हैं जो ग्रोथ के स्टेज से गुजर चुकी है। ऐसे स्टेज पहुंच जहाँ पे नए कस्टमर जल्दी नहीं मिलते। आपको जितने भी कस्टमर मिलने थे वो तकरीबन मिल चुके, तो वही पुराने कस्टमर बार बार आपके रिपीट परचेज कर रहे होंगे। आप प्रोडक्ट लेवल इनोवेशन ज़्यादा नहीं ला सकते और डिमांड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा नहीं कर सकते। तो उसमें फिर आपको काम करना होता है कि आप आफ्टर सेल पे तवज्जो दें, सर्विस इनोवेशन पे तवज्जो दें, प्रोसेस को बेहतर बना के अपने बिजनेस को, उसकी लाइफ को आगे से आगे बढ़ाएं। एक इंडस्ट्री होती है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो डिक्लाइन में चली गई है, मेच्योरिटी से भी नेक्स्ट स्टेज आएगी। तो इन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, रिडक्शन इंडस्ट्री डिमांड, जो जो डिमांड है इंडस्ट्री की वो कम होती है। तो आपको चाहिए क्या करना चाहिए? इसमें निश पे काम करें, स्पेशलाइजेशन करें किसी एक खास एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस पे, और उसी ऊपर काम करके अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश करें। नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लेके आए, मार्केट में लीडर बनने की कोशिश करें, और फिर आप उसमें से रिटर्न हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड को रोक सकते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, इन चारों से बिल्कुल अलग बात है। वो ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सेल रखती है। अगर कोई थोड़ी बहुत सेल उसे ग्लोबल नहीं कहते आप। अगर आप सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सेल का बाहर से हासिल करते हैं, दूसरे मुल्क से हासिल करते हैं, तो आप एक ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और इसमें काम करने का तरीका ही कि आप मल्टीनेशनल रहें और ग्लोबल बिजनेस करें, जिससे आपको फायदा हो। यहाँ तक हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस था जो मुकम्मल हो गया। अब हमें थोड़ा सा आगे जाना है, वो है कंपैरेटर एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में हमने तमाम इंडस्ट्री के अंदर मौजूद तमाम फर्म्स को ओवरऑल डिस्कस किया। अब हम अपने किसी कंपैरेटर की बात करें जो क्लोज कंपैरेटर है। ये एक ऐसा बिजनेसमैन है जो आपके बिजनेस को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? अपने कंपैरेटर को आइडेंटिफाई करें। कौन कौन से कंपैरेटर हमारे हो सकते हैं? मुख्य किस्म की टाइप से कंपैरेटर की एक कंपैरेटर कहलाता है डायरेक्ट कंपैरेटर। ये वो बिजनेस है जो बिल्कुल सेम या सिमिलर प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट आपके वाली बेच रहा है। जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वही वो दे रहा है। इनडायरेक्ट कंपैरेटर कौन है? ये वो है जो सब्स्टिट्यूट बेच रहा है। वो आपकी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, आपके नाम के जैसी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। जैसे आप चेयर बेचते हैं, वुडन चेयर, और वो आयरन चेयर या फिर स्टील चेयर बेच रहा है, तो वो है चेयर लेकिन एक सब्स्टिट्यूट है। एक वो बिजनेसमैन है जो आप अगर स्टील चेयर बेच रहे हैं तो वो भी स्टील चेयर बेच रहा है, तो वो डायरेक्ट हुआ। लेकिन अगर वो डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट प्राइसिंग और डिफरेंट किस्म का बिजनेस कर रहा है, तो लेकिन है वो आपको अल्टरनेटिव, तो उसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। एक है फ्यूचर कंपैरिजन जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। डायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा, लेकिन वो किसी भी टाइम आपका कंपैरेटर बन सकता है। वो मौजूद है लेकिन अभी वो आपका कंपैरेटर नहीं। तो इन कंपैरेटर की टाइप्स के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कंपैरेटर के जानने के बाद कि कौन कौन हमारा कंपैरेटर हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है कंपैरेटर इंटेलिजेंस। अब कंपैरेटर का मुकाबला करने के लिए हमें कंपैरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होना बहुत जरूरी है। कंपैरेटिव इंटेलिजेंस में हमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा चाहिए होता है अपने कंपैरेटर के बारे में, कि वो क्या कर रहा है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और वो किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, कि किस तरह से बिजनेस को चलाएगा, उसकी एड स्ट्रेटजी क्या चल रही है, उसकी ओवरऑल कंपैरेटिव स्ट्रेटजी क्या चल रही है, उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या चल रही है, और हमें उसके मुकाबले के लिए क्या करना चाहिए। हमें एक कंपीटिंग एनालिसिस ग्रिड है, ग्रिड मुकम्मल करना होगा, ताकि हम जान सकें कि हमारा कंपैरेटर किस किस तरह से
मुतासिर कर सकते हैं। उससे पहले जो हमने कंपैरेटिव इंटेलिजेंस की बात की है, तो हमें मुख्तलिफ जगहों से डाटा मिल सकता है अपने कंपैरेटर के बारे में। तो पहला है, आपको डाटा मिलेगा कॉन्फ्रेंस से, ट्रेड शो से। आप मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस को, ट्रेड शोज को अटेंड करें, वहाँ पे आपके कंपैरेटर के बारे में आपको बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिस्प्ले से मिल जाएंगे। उसके बाद परचेज कंपैरेटिव प्रोडक्ट, आप कंपैरेटिव की प्रोडक्ट खरीद लें, खरीदने के बाद उसको फिर री इंजीनियरिंग करें, उसे देखें, चेक करें कि किस तरह से बनाएंगे, और आप अपनी प्रोडक्ट को फिर उसके बाद में कंपेयर करके देखें कि मिलती जुलती है, कितना मिलती है इसमें, आपके प्रोडक्ट में क्या शॉर्ट कमिंग है या एडवांटेज है, और दूसरे की प्रोडक्ट में क्या शॉर्ट कमिंग या एडवांटेज। स्टडी कंपेरेटिव वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेजेस, सोशल मीडिया पेजेस पढ़ें, उनके मुख्तलिफ जगह पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उनके पेजेस आ रहे होंगे, तो उनको स्टडी करें, वहाँ से आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। सेटअप गोल ईमेल अलर्ट्स, इसके अलावा मुख्तलिफ ईमेल अलर्ट, गूगल ईमेल अलर्ट्स लगाएं, और उसकी बुनियाद पे आप अपने कंपेरेटर को सब्सक्राइब करके उसकी ईमेल रिसीव कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि वो आपको कस्टमर समझ के डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रीड इंडस्ट्री रिलेटेड बुक्स, मैगजीन, वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। आप मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, वेबसाइट्स पढ़ें, कंपैरेटर के ब्लॉग्स पढ़ें, ताकि आपको इंडस्ट्री रिलेटेड और कंपैरेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। टॉक टू कस्टमर अबाउट मोटिवेटेड देम टू बाय प्रोडक्ट एज अपोज टू योर कंपैरेटिव प्रोडक्ट। आपके पास कस्टमर आता है जो कंपैरेटिव की प्रोडक्ट लेता था, तो आप उससे पूछें कि कौन सी चीज़ है जिसने आपको मजबूर किया उसकी प्रोडक्ट को छोड़ के हमारी प्रोडक्ट की तरफ आने के लिए। तो ये मुख्तलिफ कंपैरेटर इंटेलिजेंस हैं। अब इस कंपैरेटिव ग्रिड की तरफ आ जाए। फर्स्ट करें कि इंडस्ट्री, इसका नाम पैनरा ब्रेड है। वहाँ पे आप कस्टमर से, मुख्तलिफ कस्टमर, मुख्तलिफ कंपैरेटर के बारे में ग्रिड बनाते हैं। तो पहला, प्राइस के ऊपर आपने देखा कि हमारा अपना क्या चल रहा है, प्राइस, और हमारे साथ जो कंपैरेटर है माइकलिस्टर टैली, उसका प्रोडक्ट क्या प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जहाँ इवन लिखा हुआ है, इसको लगे प्राइस हमारी सबकी बराबर है। एक पैंडा एक्सप्रेस है जिसको एडवांटेज हासिल है प्राइस। तो ये आपने अपने कंपैरेटर्स का एक लिस्ट बना ली, ये हमारे सारे कंपैरेटर है, और ये हम मुख्तलिफ फैक्टर्स के मुताबिक उनको देख रहे हैं कि क्या उनको कोई एडवांटेज हासिल है या हमें कोई एडवांटेज हासिल है या बराबर चल रहा है। सिलेक्शन क्या है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट वैरायटी आपके पास, यानी कि इन दोनों के पास तो इवन है, बराबर है। इसको डिसएडवांटेज हासिल है, ये कैपिटल मैक्सिकन ग्रिल को, और उसके बाद इसको भी डिसएडवांटेज है, यानी कि इनके पास कुछ सिलेक्शन कम है। परसेप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग गुड और होलसम फूड, अच्छी और ज़्यादा होलसम फूड प्रोवाइड करने का एडवांटेज पैनरा के पास है, और ये दोनों इवन है, दोनों बराबर हैं, इनके पास कोई एडवांटेज नहीं, इनके पास एक डिसएडवांटेज है, ये पीछे हैं। इस तरह का एक पैनल जो है कंपैरेटिव एनालिसिस ग्रिड बना दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पे आप देखेंगे कि हमारा कौन सा कंपैरेटर किस मामले में हमसे आगे है, किस मामले में हमारे बराबर है, किस मामले में हमसे पीछे है। तो ये हमारा इंडस्ट्री और कंपैरेटर एनालिसिस का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है।